बिना समय गंवाए गणित की सदन का शुरुआत करें जोरदार तालियों के साथ। हम आपके साथ गणितीय सदन में ज्यामिति से संबंधित अवधारणाओं को हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। तो आज की सदन में इन सब के बारे में तो चर्चा हुई है, फिर आज विशेष रूप से इन्हीं के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आज जो चर्चा के अंतर्गत जिन परिभाषिक शब्दों का हम अर्थ समझेंगे वो समतल, बिंदु, रेखा, किरण और रेखाखंड। इन सभी आकृतियों को ज्यामिति में वस्तु कहा जाता है, मतलब ये सब ज्यामितीय वस्तु हो गए। और इन्हीं ज्यामितीय वस्तुओं के संयोजन से अनेक प्रकार की ज्यामितीय वस्तु, मतलब अनेक प्रकार की आकृतियां आपको मिलेंगी। इसलिए मैं बताया हूं कि यह सब ज्योमेट्री है। इस तरह से ज्योमेट्री के अध्ययन करने का आइडिया महान गणितज्ञ यूक्लिड के द्वारा आया। इसलिए यह सब ज्योमेट्री को यूक्लिडियन ज्योमेट्री बोलते हैं। और यूक्लिडियन ज्योमेट्री के अंतर्गत यह जो टर्म्स हैं यह सब अनडिफाइंड है, क्योंकि ऐसी आकृतियां हमारी वास्तविक जीवन में देखने को नहीं मिलती है। हाँ, ऐसी आकृतियों के बारे में हम कल्पना करते हैं, कल्पना कर सकते हैं, लेकिन देखने को मिलता नहीं है। जैसे हम कल्पना कर सकते हैं किसी मनुष्य का 20, 25, 30 हेड हो, हम ऐसा कल्पना कर सकते हैं। किसी मनुष्य का 50, 100 हाथ हो, कल्पना तो कर ही सकते हैं, कल्पना करने का हमें अधिकार है। लेकिन वास्तव में ऐसा मनुष्य को हम देखते नहीं है। अर्थात जिन आकृतियों के बारे में यूक्लिड ने बात की है और इनके आधार पर अगली जटिल आकृतियों को विश्लेषण करता है, तो यह सब हमारे आकृतियां वास्तविक जीवन में देखने को नहीं मिलती है, पर अपने वास्तविक जीवन में और वास्तविक जगत में वस्तुओं को देखने पर ऐसी आकृतियों की कल्पना होती है या कल्पना हम करते हैं। इसलिए यूक्लिड ज्योमेट्री जो है हमारी वास्तविक जगत का ज्यामितीय वर्णन नहीं करता है, बल्कि यहाँ पर जो बातें हैं वैसा हम वास्तविक जगत में कल्पना कर सकते हैं, लेकिन वास्तविक जगत में देखने को मिलता नहीं है। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो आइए मैं सबको आपको फिर से स्मरण करा देता हूं कि पिछले सदन में जिनकी चर्चा हुई है वह सब यह है, और इसके बाद मैं अगली बात करूंगा। मैं समतल की बात कल किया हूं, बिंदु की भी बात किया हूं, रेखा की बात, किरण की बात और रेखाखंड की बात। तो सबसे पहले मैं आपको बताया किसी चीज को टिके रहने के लिए आधार की आवश्यकता है, तल की आवश्यकता है। The thing at which anything is rested is called its base. उस बेस को आप सरफेस भी बोल सकते हैं। क्या प्रत्येक चीज को टिके रहने के लिए सरफेस की आवश्यकता है, सतह की आवश्यकता है। बिना सतह के कोई चीज टिकी रह सकती है? ऐसे हमारे ग्रंथों में यह कहा जाता है कि पृथ्वी भी टिकी हुई है तो शेषनाग के फन पर। क्या यानी कि कोई चीज टिकी है और इसे आधार की जरूरत है, यह हम सबको पता है स्वाभाविक रूप से। क्या क्योंकि हम मकान को टिके हुए देखे हैं धरती पर, पेड़ को टिका हुआ देखे हैं, खुद है हमारा, ये सारे चीज ये कहां पर स्टेड है? यस। इस कारण हमें यह अनुभव मिलता है प्राकृतिक रूप से कि प्रत्येक चीज को टिके रहने के लिए आधार की जरूरत है। और यह कल्पना आदिकाल से, इस कारण हमारे यहाँ के भी लोगों ने कल्पना किया होगा कि पृथ्वी शेषनाग के फन पर टिकी हुई है। क्या पृथ्वी हवा में है। ओके, तो पृथ्वी, तो मेरा कहने का मतलब समतल का हमारे
हमारे दिमाग में कब कल्पना होता है कि समतल जैसा कोई चीज होता होगा, तब जब हम अपने बोर्ड के इस फ्लैट सरफेस को देखते होंगे। क्या? तो सरफेस भी तीन प्रकार के, न तो ऊपर की ओर उठा हुआ, न तो नीचे की ओर दबा हुआ, मतलब फ्लैट। या तो ऊपर की ओर उठा होगा, क्या, या तो नीचे की ओर दबा होगा। ओके, कर्व्ड अप एंड कर्व्ड डाउन। तो हम यूक्लिड ने समतल की बात की है, अर्थात ऐसा तल या ऐसा सरफेस जो बिल्कुल फ्लैट हो, समान रूप से हर जगह ना दबा हुआ है ना उठा हुआ है। तो यह ब्लैक बोर्ड का, यह जो व्हाइट बोर्ड का यह जो सरफेस है जिस पर सारे शब्द टिके हुए हैं, इसको देखने के बाद दिमाग में यूक्लिड के समतल का कल्पना हो सकता है। यूक्लिड का समतल कहता है कि ऐसा फ्लैट सरफेस जो जिसका विस्तार कैसा हो, राइट एंड लेफ्ट हो, राइट एंड लेफ्ट हो, एंड आगे और पीछे हो, ऊपर और नीचे नहीं हो। तो ऐसा समतल सतह जिसका विस्तार राइट टू लेफ्ट अनंत की ओर हो, और यहां पर जिसका विस्तार ऊपर से नीचे क्या हो, अनंत। तो ऐसे सतह की हम कल्पना कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कल्पना तो कर ही सकते हैं। तो ऐसे काल्पनिक सतह को यूक्लिड ने क्या कहा है? प्लेन कहा है। क्योंकि ऐसी सब दुनिया में कोई भी फ्लैट सतह होगी, लेकिन उसकी लंबाई भी सीमित होगी और चौड़ाई भी सीमित होगी। चाहे जितना बड़ा लंबाई ले ले, चाहे जितना बड़ा भी चौड़ाई ले ले, लेकिन हमें देखने को तो यही मिलता है कि फ्लैट सरफेस के लंबाई भी सीमित मिलते हैं और चौड़ाई भी सीमित मिलते हैं। अब चलो मैं इस सरफेस की बात कर रहा हूं कि बताओ कि सरफेस फैला हुआ है, तो कैसे इस दिशा में फैला हुआ है और किस दिशा फैला हुआ है? ऊपर नीचे, यहां पर ऊपर नीचे भी फैला हुआ है, इस ओर भी इसके फैलाव है और इस ओर भी फैलाव है। तो इसमें कितनी बीमाएं हैं? दो बीमाएं हैं। इसका विस्तार, एक्सपेंशन ऑफ दिस सरफेस इन टू डायरेक्शन, यह लेफ्ट राइट एक्सपेंडेड है और क्या है, ऊपर नीचे एक्सपेंडेड है। इस कारण कहेंगे कि इसमें दो बीमाएं हैं, लंबाई है और इसमें चौड़ाई है। लेकिन मोटाई की हम बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन यह लंबाई अनंत तक चली जाए, चौड़ाई भी क्या हो, तब ऐसे फ्लैट सरफेस को यूक्लिड ने क्या कहा? प्लेन बोला। क्या बोला? प्लेन बोला, यूक्लिडियन प्लेन। उसका नाम क्या दिया? तो क्या यूक्लिडियन प्लेन वास्तविक दुनिया में एग्जिस्ट करता है? तो वो कहां पर एग्जिस्ट करता है? हमारी ख्वाबों में, हमारी कल्पनाओं में। और ऐसा हम कल्पना कर सकते हैं। चलिए इतना तो समझ गए। तो वह वैसा चिकनी सतह, वैसा समतल सतह जिसमें लंबाई भी अनंत हो और चौड़ाई भी अनंत हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? समतल। तो मुझे बताइए, इस बोर्ड का जो सरफेस है वो समतल है कि समतल का कोई टुकड़ा है? यस। तो हमें वास्तविक जीवन में क्या यूक्लिडियन प्लेन देखने का मौका मिलता है? यूक्लिडियन प्लेन को हम कहां देखते हैं? अपनी कल्पनाओं में और अपनी ख्वाबों में। अंडरस्टैंड? अब चलिए दूसरा बिंदु। बिंदु जो है यूक्लिड के अनुसार बिंदु वह आकृति जिसमें लंबाई क्या हो? शून्य हो, चौड़ाई भी क्या हो? शून्य हो, और मोटाई भी क्या हो? शून्य हो। तब ऐसी आकृति को यूक्लिड ने क्या कहा? बिंदु कहा।
चलिए, तो क्या कोई भी आकृति में लंबाई भी ना हो, चौड़ाई भी ना हो, ऊंचाई भी ना हो, तो क्या अपनी आंखों से देखा जा सकता है? किसी आदमी का हमारी आंखों में कोई छवि बने, तस्वीर बने, इसलिए जरूरी है उसमें कुछ ना कुछ लंबाई हो, चौड़ाई हो और उसके साइज होना चाहिए, उसमें विस्तार होना चाहिए। तो हम किसी चीज को देख सकते हैं कब? जब उसमें ठीक है बहुत ही कम रखे, लेकिन दिखने लायक तो होना चाहिए ना जी, चौड़ाई भी होनी चाहिए ना, ऐसे होनी चाहिए। तब बताइए यूक्लिड के अनुसार कहता है कि वह सूक्ष्म आकृति या वह आकृति जिसमें लंबाई ना हो, चौड़ाई ना हो, ऊंचाई ना हो, उसे बिंदु कहेंगे। तो यहां पर देखिए, जैसे मैं फर्स्ट राउंड में यह स्क्वायर बनाया, छोटा स्क्वायर बनाया, छोटा स्क्वायर बनाया, छोटा स्क्वायर बनाया, छोटा छोटा छोटा, वी आर बिकमिंग इट स्मॉलर एंड स्मॉलर, स्मॉलर एंड स्मॉलर। तो आपकी आंखों को एक ऐसा प्रतीत हो रहा है, इसकी साइज क्या हो रही है? घट जा रही है। यहाँ पर जो लंबाई था और यहाँ पर जो चौड़ाई था, यहाँ पर जो लंबाई था, यहाँ पर चौड़ाई था, यहाँ लंबाई, यहाँ चौड़ाई, यहाँ लंबाई, यहाँ चौड़ाई, तो लंबाई भी घटते जा रहा है, चौड़ाई भी। एक ऐसी अवस्था आएगी कि लंबाई भी समाप्त हो जाएगा और चौड़ाई भी, तब उस वस्तु को, उस ज्यामितीय वस्तु को, उस आकृति को यूक्लिड ने पॉइंट कहा। लेकिन ऐसे पॉइंट से क्या फायदा जिसको ना हम देख सकते हैं ना दिखा सकते हैं। तो देखने और दिखाने की बात आई, तब हमने क्या कहा कि यह जो सूक्ष्म निशान है, यह जो है बिंदु है कि बिंदु का बोध कराता है। यह क्योंकि इसमें लंबाई है, नगण्य है, गिनने योग्य इतना कम है कि अपने स्केल से मेजरिंग नहीं कर सकते हैं। चौड़ाई भी क्या है? तो नगण्य और जीरो में अंतर नहीं है। नगण्य में तो कुछ होता है जी, लेकिन जीरो में तो बिल्कुल नहीं होता है। तो क्या यूक्लिड के अनुसार यह पॉइंट है कि यूक्लिड के पॉइंट का कल्पना करवाता है, या इस सूक्ष्म निशान को देख करके हम कल्पना कर सकते हैं कि इससे जो सूक्ष्मतर होगा, इससे भी छोटा जो होगा, बाप रे बाप वो कैसा होगा। अर्थात इस सूक्ष्म निशान को देख करके आप यूक्लिड के बिंदु का कल्पना करते हैं। अच्छा चलिए, लेकिन यूक्लिड ने जिस बिंदु के बारे में बात की है, ऐसी कल्पना हम कब करते हैं? जब अपने परिवेश में वस्तुओं को, मतलब दूरस्थ वस्तुओं को जब देखते हैं, तो दूरस्थ वस्तुएं हमें कैसा प्रतीत होता है? बिंदु प्रतीत होता है कि बिंदु के जैसा। यस, उनको देखने के बाद प्रतीत होता है कि दे आर नॉट पॉइंट, दे आर लाइक पॉइंट्स। बाय सीइंग देम वी कैन इमेजिन, यदि बिंदु होता होगा तो कितना सूक्ष्म होता होगा। अर्थात दिस इज नॉट ए पॉइंट, दिस इज नॉट अ यूक्लिडियन पॉइंट, बट दिस डॉट गिव द आइडिया ऑफ यूक्लिडियन पॉइंट। ओके, तो यूक्लिड का पॉइंट को क्या दिखाया जा सकता है? क्या यूक्लिड के पॉइंट को वास्तविक जगत में एग्जिस्ट करता है? क्या वास्तविक जगत में जो यूक्लिड जिस पॉइंट की बात करता है वैसा आकृति देखने को मिलता है? नहीं मिलता है। देखने को कैसा मिलता है? सूक्ष्म से सूक्ष्म, बहुत सूक्ष्म, बहुत सूक्ष्म, बहुत सूक्ष्म, बहुत सूक्ष्म। लेकिन इसमें लंबाई और चौड़ाई की उपस्थिति है, इसलिए कहते हैं कि इन सभी सूक्ष्म निशान यूक्लिड का पॉइंट नहीं है, बल्कि यूक्लिड के पॉइंट कैसा होता होगा इसका हमें बोध होता है। ओके, लेकिन
यूनिट के पॉइंट का बोध हमें कब होता है? जब दूरस्थ वस्तुओं को हम देखते हैं। बड़े बड़े तारे जो पृथ्वी से कई गुना साइज में बड़े हैं, लेकिन बहुत ही दूर होने के कारण वो बहुत ही स्मॉल साइज के दिखते हैं। अब स्मॉल साइज को देख करके हम कल्पना कर सकते हैं कि इससे भी स्मॉल होगा, इससे भी स्मॉल होगा। अगर इससे भी स्मॉल होगा तो हमारी कल्पनाओं में वह कैसा स्मॉल होगा। अंडरस्टैंड? सेकेंड, और बिंदु के बारे में हमने क्या समझा? चलो, बिंदु कहां पर टिका रहता है? समतल में। कहां पर बिंदु को आप बना रहे हैं? समतल में। चलिए, और ये भी देखा और इन बिंदु को समतल में देखा और ये भी देखा कि एक बिंदु को जब दूसरे बिंदु से जोड़ते हैं, दूसरे बिंदु को जब तीसरे बिंदु से जोड़ते हैं, इस प्रकार बहुत से बिंदुओं को जब जोड़ते हैं तो हमें एक विशेष प्रकार की आकृति प्राप्त हो जाती है। तो इसके द्वारा हमने क्या निर्णय किया कि जितने भी आकृतियां हैं वो किन से मिलकर बने हैं? सभी आकृतियां किन छोटी आकृतियों से मिलकर के बनना शुरू होते हैं? ओके, यह समझा। और फिर समझा कि बिंदु का उपयोगिता हमारे जीवन में कहां कहां है, कब हम सूक्ष्म निशान को लगाते हैं, कहां पर सूक्ष्म निशान लगाने की जरूरत पड़ती है। तो चाहे वस्तु कितना भी बड़ा साइज का हो, चाहे कैसा भी आकार हो, लेकिन जब आपसे पूछा जाए कि किसी समतल में वह कहां पर अवस्थित है, कहां पर उसका पोजीशन है, तो पोजीशन को निर्धारण करने के लिए, लोकेशन को निर्धारण करने के लिए, स्थान को निर्धारण करने के लिए, प्लेस को बताने के लिए आप कौन सा फिगर का यूज करते हो? पॉइंट। तो पॉइंट आर यूज्ड टू लोकेट द पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। Points are used to tell the position of any object in a plane. Okay? चलिए, अब तो ये भी जो है बिंदु जो है तो कैसा शब्द है? अपरिभाषित। अपरिभाषित का मतलब होता है कि जिसके बारे में हम जो कुछ भी कह रहे हैं हूबहू वैसा वस्तु को हम प्रकट नहीं कर सकते हैं। इस कारण ऐसे वस्तुओं को हम लोग क्या बोलते हैं? अपरिभाषित वस्तु। ओके, तो समतल कैसा? बिंदु के बारे में जैसा यूक्लिड कहता है वैसा आप दिखा सकते हैं। समतल के बारे में जैसा कहता है वैसा दिखा सकते हैं। तो समतल और बिंदु कैसे शब्द है? अपरिभाषित। यह सिर्फ कल्पनाओं में ही सही है, वास्तविक जगत में नहीं है। आइए अब चलिए, प्रत्येक आकृति का बिल्डिंग ब्लॉक पॉइंट सही रूप में हम लोग रियलाइज किया। फिर उसके बाद आती है रेखा। क्या आती है? रेखा। और रेखा से मेरा मतलब है सरल रेखा। तो रेखा क्या है? जिसमें केवल, अभी हम रेखा की बात कर रहे हैं, जिसमें केवल क्या हो? लंबाई हो। मतलब लंबाई मतलब उसका विस्तार क्या हो? या तो ऊपर नीचे हो, या तो आगे पीछे हो, या तो लेफ्ट और राइट हो। यानी कि उसका फैलाव एक ही वो दिशा में हो। इसका फैलाव दो दिशाओं में है, लेकिन उसका फैलाव क्या हो? एक ही दिशाओं में। तो कोई आकृति के एक ही दिशा में, जैसे हम फैलते जा रहे हैं एक ही दिशा में, अलग दिशाओं में। अब एक ही दिशा में जब हम फैलते जा रहे हैं तो हमारा यह जो फैलाव से जो आकृति बन रही है वो उसे क्या कहेंगे हम? रेखा। तो रेखा का आइडिया हमारे दिमाग में कब आता है और कहां आता है? पोल पर स्ट्रेच्ड वायर जो है, तने हुए बिजली के तार, वो क्या उसको देखने के बाद रेखा की कल्पना हम नहीं करते हैं। सड़क के किनारा जो है उसको देखने के बाद हम रेखा की कल्पना नहीं करते हैं। आपको जो कमरे का फर्श का किनारा है या आपका जो टेबल है ऊपरी सतह का जो किनारा है, एज है, अगर वह क्या अगर आइडिया देता है, जैसे इसकी हम बात कर रहे हैं, एक चींटी
यहाँ से चलकर के ऐसे 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 यहाँ आ रही है, तो आपके आंखों में कैसी आकृति बन रही है? क्योंकि इसका फैलाव सिर्फ एक ही दिशा में है, अर्थात इसमें केवल क्या है, इस आकृति में केवल क्या है? लंबाई है। तो वैसी आकृति जिसमें केवल लंबाई हो और वह लंबाई दोनों ओर अनंत तक गया हो, तो ऐसी आकृति को आप क्या बोलेंगे? रेखा। चलिए फिर मुझे 3-4 उदाहरण दीजिए जिससे यह पता चले कि अपने परिवेश में जब वस्तुओं को आप अवलोकन करते हो तो उनको देखने के बाद आपके मस्तिष्क में रेखा जैसा आकृति का आइडिया आता है, आप कल्पना करते हो। किन किन उदाहरणों को देखने के बाद? सब कोई बोले। कब आप लाइन को परसीव करते हो? चलो यहाँ पर आगे बताओ, आगे बताओ। सबको बता रहे कि तुम्हारे दिमाग में रेखा की कल्पना कब आती है? कैसी आकृति को देखते हो या किन वस्तुओं को देखते हो जिनकी आकृति रेखा जैसी दिखती है? चलो बोलो। सड़क के किनारे। जब सड़क के किनारा और ये टेबल का किनारा, बहुत अच्छा। और दीवार का किनारा, दीवार का किनारा। और यह खंभा को देखने पर नहीं होता है जिसमें हम किनारा से बात करें? यस सर। ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और कुछ बताइए, किन किन चीजों को आप देखते हैं तो आपके दिमाग में रेखा का आइडिया आता है? जब हम एक सीधी पेड़ को देखते हैं। चलो आप बताओ यहाँ। जब हम एक सीधी पेड़ को किनारा पर देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर और कहीं पर कोई और उदाहरण है आप लोगों के पास? आइए बताइए। दरवाजा का किनारा। ठीक है। और पेन। पेन को भी देखते हैं, इसको सिर्फ तो आपको एक रेखा का आइडिया आता है ना? ठीक है, क्योंकि पेन में लंबाई भी है ना। चलिए और कुछ देखते हैं। चलो तुम बताओ क्या देखी? एक सीधी साड़ी के देखते हैं तो रेखा का आइडिया आता है ना? ओके, और बताओ। चलो बताओ। When you perceive an object to be a line, when you perceive an object to be a line, चलो और तो बताएगा, बताओ खुद करके बताओ। गणित को अपने वास्तविक जीवन से जोड़ करके देखो। रेलगाड़ी की पटरी। ठीक है, रेलगाड़ी की पटरियां देखते हैं तो रेखा का आइडिया आता है ना? वेरी फाइन। We perceive rail tracks to be a line. Okay. और बताओ। चलो कब तुम किस वस्तु को लाइन के जैसा परसीव करते हो? परसीव मैंने देखने के बाद दिमाग में अनुभव आओ, बताओ तो। सबको बताना है यार, सबने देखा है। रेखा को किसने नहीं देखा? रेखा को सबने देखा। All of you have seen lines in your surrounding. सिर्फ आपको बताना है कि कब उसको रेखा के रूप में देख रहा है। खेत का किनारा। क्या बोले? खेत का किनारा। अच्छा, खेत का किनारा जो मेरा होता है, हाँ वो भी रेखा का आइडिया देता है। वेरी फाइन। और किसी को तो पता होगा नहीं? आप लोगों को नहीं पता है? चलो बताओ। चलो हाँ, इस डंडा को देख करके भी स्टैंड को आप एक रेखा का आइडिया आपको दिमाग में आता है कि चलो पाई है। चलो और किसी के पास है? अच्छा, आप लोग धारा को देखे हो? धारा को जब फैला देते हो क्या आइडिया देता है? यस।
भी रेखा का आइडिया देता है और पोल भी रेखा का आइडिया देता है। चलो यह तो बात होगी, यानी कि वैसी वस्तुएं जिसमें लंबाई हो उसको देखने के बाद रेखा की कल्पना करते हैं। लेकिन जितना भी हम वस्तु देखे हैं जिसमें लंबाई देखा है, उसमें लंबाई असीमित लंबाई को वाला वस्तु देखा है कि सीमित लंबाई वाला? हाँ, लेकिन यूक्लिड का रेखा कहता है कि उसमें लंबाई क्या है? अनंत है। अर्थात सीमित लंबाई वाले आकृतियों को देख करके आप असीमित लंबाई का कल्पना कर सकते हैं। इसलिए यूक्लिड जिस रेखा की बात करता है वैसा वस्तु वास्तविक जगत में उपलब्ध नहीं है। इस कारण यह भी शब्द क्या है? अपरिभाषित है। तो रेखा क्या है? वह आकृति जिसमें केवल लंबाई हो तथा दोनों ओर अनंत तक गया हो। ओके, लेकिन रेखा में दो प्रकार की कल बातें आई थी। एक हुआ था सरल रेखा और दूसरा का नाम था वक्र रेखा। तो सरल रेखा, यूक्लिड का रेखा कौन सी रेखा है? सरल रेखा की वक्र रेखा? यूक्लिड का जो लाइन है वो स्ट्रेट लाइन है। यानी कि ज्यामिति में जब आपको रेखा कह रहे हैं तो उसका हमेशा अर्थ ले सरल रेखा। वैसे देखिए, यह एक सरल रेखा का उदाहरण हो गया और यह जो है कैसा रेखा है? यह भी अनंत तक गया लेकिन वक्र रेखा है। तो सरल रेखा का हमने बताया था, कल मैं क्या बताया था कि दो बिंदु हो ए और बी, तो अगर कोई व्यक्ति ए से बी तक जाना है तो शॉर्टेस्ट रूट कौन होगा? कौन सा रूट होगा? तो ए और बी को जोड़ने वाला जो सबसे शॉर्टेस्ट रूट है वह यही है। तो ए और बी को जोड़ने वाला न्यूनतम दूरी वाला पथ, दो बिंदुओं को जोड़ने वाला या दो बिंदुओं को न्यूनतम दूरी वाला पथ को जोड़ना है। यानी दो बिंदुओं को से होकर जो न्यूनतम दूरी वाला पथ दोनों ओर अनंत तक जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सरल रेखा। यूक्लिड किस रेखा की बात करता है? सरल रेखा की बात करता है। अब बताओ, देखो हम कितना भी सूक्ष्म से पतला नैरो लाइन में, नैरो में पतला, लेकिन इसमें तो कुछ मोटाई होगी ही। लेकिन यूक्लिड के स्ट्रेट लाइन में मोटाई क्या है? 0 है। चौड़ाई क्या है? 0 है। उसमें केवल क्या है? लंबाई है। तो वह आकृति जिसमें केवल लंबाई हो और दोनों अनंत तक गया हो और कैसा हो कि उसमें किसी भी दो बिंदु को जोड़ने वाला जो शॉर्टेस्ट रूट है उससे होकर गया हो, तो उस आकृति को क्या बोलेंगे हम लोग? सरल रेखा। तो क्या आपको भी कितना भी सूक्ष्म से सूक्ष्म, नैरो से नैरो आप लाइन ड्रॉ करो तो क्या उसमें चौड़ाई होगी कि नहीं होगी? तो क्या यूक्लिड वाला रेखा को कभी दिखाया जा सकता है? लेकिन सूक्ष्म पतली जो रेखा है, पतली जो आकृति है, कम से कम चौड़ाई वाला जो यह रेखा है, उसको देख करके क्या यूक्लिड की रेखा का कल्पना नहीं कर सकते हैं? इसलिए अब यहाँ पर दोनों तीर का निशान क्यों लगाया गया है? क्योंकि आप जिस सरफेस पर, प्लेन सरफेस, फ्लैट सरफेस पर इस आकृति को ड्रॉ करोगे उसमें लंबाई क्या होगी? सीमित होगी। लेकिन यह दोनों अनंत तक गया है, इसी बात को दर्शाने के लिए हमने दोनों ओर क्या लगाया? तीर का निशान। तब तनी हुई तार, पतंग में तने हुए धागे, सड़क का सीधी किनारा, टेबल का सीधी किनारा, इन सबको देखने के बाद यूक्लिड का रेखा का कल्पना हमारे दिमाग में आता है। क्या अंडरस्टैंड? तो यूक्लिड की रेखा कैसे, मेरा मतलब क्या? सरल रेखा की वक्र रेखा। वेरी फाइन। अब यहां पर देखिए, और कल मैं फिर क्या बताया कि एक इस समतल में कितने रेखाएं खींची जा सकती हैं?
अनंत रेखा खींची जा सकती है। एक बिंदु से होकर के कितने रेखाएं जाती है या खींची जा सकती है? लेकिन दो बिंदु से होकर के कितनी रेखाएं खींची जा सकती है? सरल रेखा की बात हो रहा है। तो दो बिंदु से होकर के केवल एक और एक रेखा जाती है, लेकिन एक बिंदु से होकर के अनंत रेखाएं खींची जा सकती है। यह अनुभव की बात है। अब मुझे बताइए, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात का मैं चर्चा करने आ जा रहा हूं। देखिए, यहां पर दो बिंदु ए और बी हैं, यहां पर दो बिंदु सी और डी हैं, यहां पर दो बिंदु एल और एम है, और यहां पर दो बिंदु एक्स और वाई है। यहां पर दो बिंदु ए और बी है, यहां पर दो बिंदु सी और डी है, यहां पर दो बिंदु एल और एम है, यहां पर दो बिंदु एक्स और वाई है। अब मुझे बताइए प्रश्न, बिंदु में न लंबाई है, न चौड़ाई है, न ऊंचाई है। अब बताइए कि इन दोनों बिंदुओं के बीच कितने बिंदु होंगे? चलिए आइए, खड़ा हो जाइए, दो लड़का खड़ा हो जाओ, एक इधर आ जाओ, एक इधर आ जाओ। ये दो लड़का है, चलिए इनके बीच में हम आ गए, आप भी आ जाइए मेरे बगल में। दो, आप भी आ जाइए इनके बीच में। ये हटाना नहीं, दो पे रहो। तीन, क्या आप और इसमें आ सकते हैं? क्या वो आ सकते हैं? एक बार। तो इनके इन दोनों, अगर इनको हम बिंदु माने और इनको हम बिंदु माने, तो इन दोनों बिंदुओं के बीच कितने बिंदु हैं? तीन। वेरी फाइन। चलिए आप रहिए, आप आइए। लेकिन मुझे बताइए कि अगर हम बिंदु होते तो हमें तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है, लेकिन हमारा लंबाई भी नहीं होता, चौड़ाई भी नहीं होता, ऊंचाई भी नहीं होता, यानी कि हम कोई स्थान नहीं घेरते। जब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई नहीं होता तो हम स्थान घेरते नहीं, और दोनों के बीच में हम जैसे लोगों से भरा जाना है, वैसा लोग जो स्थान नहीं घेरते हैं, तो बताइए इनके और इनके बीच में हमारे जैसे कितने लोग आएंगे जिससे भी भर जाए, जबकि हम स्थान घेरते ही नहीं है। वेरी फाइन। चूंकि हम आए कोई स्थान नहीं घेरे, यहाँ पर चूंकि हम स्थान घेरते हैं, इस कारण चार लोगों से भर गया। लेकिन हम यदि स्थान नहीं घेरते, वो भी स्थान नहीं घेरता, तो हमारे बीच में कितने लड़के समा सकते हैं? यस। तो दो बिंदु यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर दो बिंदु कितना भी दूर हो और दो बिंदु कितना भी नजदीक हो, लेकिन दो बिंदुओं के बीच में कितने बिंदु होंगे? क्योंकि बिंदुओं की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई नहीं होती है, क्योंकि बिंदु स्पेस को ऑक्युपाई नहीं करते हैं। इस कारण जितना भी बिंदु भरेंगे वो कभी भर नहीं पाएगा। हम कहेंगे कि अनंत बिंदुओं से वह भर जाएगा। वेरी फाइन, बैठा जाए। तो मैं फिर पूछ रहा हूं कि दो लड़का ए और बी के बीच कितने लड़के बैठाए जा सकते हैं? जब लड़का कोई भी स्पेस ऑक्युपाई करता नहीं हो, अर्थात दो बिंदु कितना भी दूर हो और दो बिंदु कितना भी नजदीक हो, उनके बीच में कितने बिंदु होंगे? ध्यान रखो, समझ में आ गया ना? तो दो बिंदुओं के बीच कितने बिंदु होते हैं? चाहे वह दो बिंदु के बीच में कितना भी दूरी हो, लेकिन हमेशा उसमें इनफाइनाइट पॉइंट लाई करेंगे बिटवीन देम, नो मैटर हाउ दे आर फार फ्रॉम ईच अदर और हाउ दे आर क्लोजर टू ईच अदर। ओके, चलिए इतना बात समझ गए। अब फिर मैं पूछ रहा हूं, अब देखिए ये लाइन सेगमेंट है और यह छोटा लाइन सेगमेंट है। छोटा माने कोई आकृति है, इसमें लंबाई, इसमें लंबाई, इसमें भी लंबाई और इसमें भी लंबाई है। अलग बात, इसमें ज्यादा है, इसमें कम है, और सभी आकृतियां किससे मिलकर बनी है? तो मुझे बताइए इस आकृति कितने पॉइंट से मिलकर बने हैं? ये भी आकृति कितने पॉइंट से मिलकर बनी? ये भी कितने से मिलकर बनी है? और ये भी कितने बिंदु से बनी है? क्योंकि यूनिट का पॉइंट का
कोई स्पेस नहीं होता है। इस कारण दोनों के बीच में चाहे कितना भी पॉइंट लगाते जाओ वो कभी भरेगा नहीं। लेकिन रियली में हम लोग इन दो पॉइंट के बीच अगर पॉइंट भर है तो कहीं ना कहीं जो है इसकी संख्या लेते आगे फिर भर देंगे। तो क्या इस तरह से यह जो पॉइंट वास्तव में हम लोग भर रहे हैं वो अनंत होंगे कि अंत होगा उसका? नहीं, अभी जिन पॉइंटों को भरा है उनकी संख्या अनंत होगी कि अंत होगा? हाँ, क्योंकि यह पॉइंट कुछ ना कुछ स्पेस को ऑक्युपाई कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर इनकी संख्या अनंत नहीं होगी। लेकिन यदि इसका कोई स्पेस नहीं होता, बहुत ही छोटा, तब इसमें इस ऐसे आकृति को कितने भरा जाता कि दोनों पूरा भर जाता? तो इसका आंसर क्या हो रहा है? ओके, इतना समझ गए ना? अब यहां पर रेखा का नामांकन कैसे करते हैं? हाउ कैन वी रिप्रेजेंट पॉइंट्स और हाउ कैन वी रिप्रेजेंट लाइन, हाउ कैन वी रिप्रेजेंट प्लेन, व्हाट वे वी नेम इट? तो कल मैं बताया हूं, देखो ये भी पॉइंट है, ये भी पॉइंट है, ये भी पॉइंट है, ये भी पॉइंट है। तो क्या सभी पॉइंट का इस सरफेस पर, फ्लैट सरफेस पर स्थिति सबका एक ही है कि अलग अलग है? एक ही जगह स्थित है कि अलग जगह अलग स्थित है? तो कहने की स्थिति क्या है? अलग अलग। तो दो पॉइंट एक दूसरे से कब अलग होते हैं? कब दो पॉइंट को सेम पॉइंट बोला जाता है और कब दो पॉइंट को भिन्न बिंदु बोला जाता है? कब दो बिंदुओं को समान बिंदु बोला जाता है और कब दो बिंदुओं को भिन्न बिंदु बोला जाता है? तो देखिए, दो बिंदु का स्थिति यदि समतल में अलग अलग हो तो यह बिंदु और यह बिंदु क्या है? भिन्न बिंदु है। लेकिन इसी बिंदु पर मैं इसी बिंदु को लगा दिया तो यहाँ पर दोनों बिंदु का पोजीशन क्या है? सेम है, इसलिए सेम पॉइंट कह जाएंगे। लेकिन यह पॉइंट, यह पॉइंट, यह पॉइंट, यह पॉइंट, all are distinct point because their positions are different in the plane. तो किसी प्लेन में दो बिंदु कब भिन्न बिंदु समझे जाते हैं? जब उन दोनों बिंदुओं का स्थिति क्या हो? भिन्न हो, राइट ना? तो दो बिंदु भिन्न कब कहे जाते हैं? दो बिंदु कब भिन्न बिंदु कहे जाते हैं? दो या दो से अधिक बिंदु कब भिन्न बिंदु कहे जाते हैं? दो या दो से अधिक बिंदु कब भिन्न बिंदु, उसको बोलते हैं डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। भिन्न बिंदु, दो या दो से अधिक बिंदु कब भिन्न बिंदु कहे जाते हैं? आंसर दो, कब कहे जाते हैं? जब उनकी समतल में स्थिति क्या हो? जब उनकी समतल में स्थिति क्या हो? अलग अलग हो, तब वे भिन्न बिंदु कहे जाते हैं। तो दो भिन्न बिंदुओं को दर्शाने के लिए या दो भिन्न बिंदुओं को नामांकन करने के लिए हम क्या करते हैं? तो याद करिए कि बिंदुओं का नामांकन हमेशा अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से किया जाता है। जैसे इस पॉइंट को अगर हम ए मान रहे हैं तो यह पॉइंट इस पॉइंट से डिस्टिंक्ट है, पोजीशन अलग है। इस कारण इसका नाम अगर कैपिटल ए रखे हैं तो इसे डिफरेंट लेटर का यहाँ पर यूज करना होगा, तो आप इसका नाम बी भी रख सकते हैं। अगर इसको बी रखे हैं तो इसका पोजीशन इससे डिफरेंट है और इसका नाम हमने रख दिया ए, इसका नाम रख दिया बी, तो यहाँ पर डेफिनेटली आपको थर्ड लेटर का यूज करना होगा इनको डिनोट करने के लिए, इनको रिप्रेजेंट करने के लिए, इनको शो करने के लिए, इनको नेमिंग करने के लिए। तो डिस्टिंक्ट पॉइंट आर रिप्रेजेंटेड बाय डिफरेंट कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। तो व्हाट विल वी रिप्रेजेंट डिस्टिंक्ट पॉइंट lying in the same plane? We represent distinct point lying in the same plane by using different capital letter of English
डेट। ओके, तो बिंदुओं का नामांकन कैसे करते हैं? अंग्रेजी वर्णमाला के व्हाट वे डिस्टिंक्ट पॉइंट आर रिप्रेजेंटेड? पॉइंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। ओके, चलिए, तो दो रेखाएं अलग अलग युवा अलग अलग बिंदुओं से मिल करके बने हैं। अब मान लो इस प्लेन में यह भी रेखा है, यह प्लेन में यह भी रेखा है, और यह प्लेन में यह भी रेखा है। इस प्रकार we can draw so many lines in the plane, but we have drawn only 3 lines in the plane। तो क्या यह रेखा और यह रेखा सेम रेखा है कि अलग अलग रेखाएं हैं? तो दो रेखाएं अलग अलग मानी जाती है तब जब वह अलग अलग बिंदुओं से मिलकर के बने हैं। अर्थात यह रेखा जिन बिंदुओं से मिलकर के बना है वह सभी बिंदु इसमें शामिल नहीं है। एक बिंदु हो सकता है यदि इंटरसेक्टिंग हो तो। यह रेखा जिन बिंदुओं से मिलकर के बना है वही बिंदु से यह रेखा मिलकर के बना नहीं है। इस प्रकार यह रेखाएं कैसी हैं? सेम लाइंस नहीं है, डिस्टिंक्ट लाइंस है। लेकिन यह लाइन कहां पर टिकी हुई है? समतल में। और यह तीनों लाइन एक ही समतल में टिकी हुई है। तो कहेंगे कि एक ही समतल के यह तीनों रेखाएं एक रेखा नहीं है, अलग अलग रेखा है, क्योंकि वह अलग अलग बिंदुओं से मिलकर के बना है। तो रेखाओं, तीन रेखाओं को अलग अलग दिखाने के लिए नामकरण कैसे करेंगे? तो इनको मान लो कि एल रख दिया, इनका नाम एम, इनका नाम एन, और यहां पर मैंने स्मॉल लेटर का यूज किया। तो रेखा को दिखाने के लिए सिंगल स्मॉल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट इज यूज्ड। यानी किसी रेखा को जब दिखाना होगा तो एक छोटा अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों द्वारा दिखाया जाता है। तो इसको कहेंगे, कौन सा लाइन बोलेंगे? लाइन एल। क्या बोलेंगे इसको? इसको लाइन एल पढ़ेंगे। इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग? लाइन एल। इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग? अब इसका नामकरण दूसरे तरीकों से भी किया जाता है। आप जानते हैं, मैं फिर से पूछ रहा हूं कि मैं एक सरल रेखा ड्रॉ किया, खींच दिया, और मैं आपसे चाहता हूं कि देखिए इसको मैं मिटा दूंगा, लेकिन आप ही बताइए कि कम से कम आपके लिए कितना इंफॉर्मेशन यहां पर हम छोड़ दें जिससे पुनः आप वही रेखा को प्राप्त कर सकते हैं। चलो इसको मिटा दें। आपके लिए मैं यहां पर क्या छोड़ दूं जिससे आप यही और यही रेखा पुनः ड्रॉ कर सकते हैं? क्या करेंगे बोलो? बिंदु। बिंदु, वेरी फाइन। क्या लो बिंदु? इस रेखा पर क्या बिंदु छोड़ दें? क्या बोलो? इस रेखा पर हम क्या बिंदु छोड़ दें जिससे आप यही रेखा को ड्रॉ कर सकते हो? एक हो, क्योंकि एक बिंदु से होकर अनंत रेखाएं जाती है। यही और यही लाइन ड्रॉ करना है, वेरी फाइन। तो बोले कि सर इस पर कोई भी 2 पॉइंट है ना, आप छोड़ दीजिए सर, 2 पॉइंट छोड़कर बाकी मिटा दीजिए। तो हमने मिटा दिया। अब इन 2 पॉइंट से पुनः वही रेखा खींच सकता है कि नहीं खींच सकते हैं? स्केल का सीधा किनारा लाइए, सीधा किनारा पर यह दोनों बिंदु होंगे, फिर आप रेखा छोड़ देंगे, छोड़ देंगे। अर्थात यही और यही रेखा को हम पुनः ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहता हूं? इस रेखा के 2 बिंदु आप हमें बता दीजिए, तो हम बता सकते हैं कि वह कौन सी रेखा है जिसके बारे में बात कर रहे हैं। अर्थात 2 बिंदु से होकर के अनंत रेखाएं जाती है कि एक और केवल एक ही रेखा जाती है? एक में बोलो, एक और केवल एक। बोलने के कहना, एक और केवल एक। One and only one line can pass through 2 distinct points. Okay? तो इस रेखा की अद्वितीयता, यूनिकनेस को डिसाइड करता है इस रेखा पर स्थित 2 बिंदु। और बिंदुओं को मान लो कि इस बिंदु को एक बिंदुओं के नामकरण कैपिटल लेटर से, तो यह बिंदु ए हो गया और यह बिंदु क्या हो गया? बी हो गया। तब इस रेखा को हम पढ़ेंगे लाइन ए बी। क्या पढ़ेंगे हम लोग?
यानी कि वह रेखा जो दो बिंदु ए और बी से होकर के दोनों अनंत तक गया, बी से होकर के ईश्वर की अनंत तक और ए से होकर के। तो देखिए इस रेखा को अगर बिंदुओं का आधार पर आप नामकरण करेंगे तो इसको हम लोग पढ़ेंगे लाइन सीडी। क्या पढ़ेंगे हम लोग? लाइन सीडी। या सिंगल लेटर का प्रयोग करेंगे तो लाइन एल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम लोग? तो आज इन्हीं बातों के साथ आज की सदन यहीं पर स्थगित होता है। फिर शेष बातों को अगली सदन में आपके साथ इसी प्रकार मिलजुल कर हम चर्चा करेंगे।